हाँ जी, so I'm waiting for the confirmation. Okay, now it's live. Hanji, very good afternoon, everyone, and very welcome all of you to the session. So, myself, Gulshan Akhtar, your paper one faculty at PW. Chale, VVP is fine. I have got the confirmation. So, we'll be starting with this session. Research in one class. ये research in one class है. That means यहाँ पर हम करने वाले हैं research के important topics को cover with the help of your previous year questions. तो previous year questions के help से हम करने वाले हैं research aptitude unit को cover इस सेशन के अंदर. तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. सारे सेशंस को, सारे क्वेश्चंस को आपको करना है पोल के ऊपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल द एंड, और अपने रिसर्च की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, एज वेल एज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगे इस सेशन में. VVP इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो दैट शैल वी स्टार्ट. रेडी 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 टू स्टार्ट. यस, ओके ओके एवरीवन. हाँ जी, शुरू कर लेते हैं सेशन को. ये मेरा लास्ट क्लास का होमवर्क था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि ब्लैक का ऑपोजिट क्या होगा. तो यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, ब्लैक इज व्हाइट आपको पहले से बता दिया गया है और बोला गया है व्हाइट येलो है. ठीक है, व्हाइट का ऑपोजिट ब्लैक है, मतलब ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट है और व्हाइट को बोला गया है येलो है. तो ब्लैक का ऑपोजिट कौन सा होगा? ब्लैक का ऑपोजिट आंसर आपका होगा येलो. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. होपफुली ये यहाँ पर क्लियर है. एवरीवन जिन्होंने कमेंट में आंसर किया था सबने बिल्कुल सही किया था, दैट इज येलो. बट जिन लोगों ने आंसर नहीं किया था, होप ये क्वेश्चन आपको भी क्लियर हो गया है. एंड मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को पार्टिसिपेट किया करो, आंसर किया करो इन द कमेंट्स, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट टू नो कितने लोग कर पा रहे हो एंड क्या मुझे सच में प्लान करने की जरूरत है सेशन को, बिकॉज आई हैव सीन एवरीवन आंसरिंग करेक्टली. तो हमें बहुत ही क्लियरली बताया गया था कि व्हाइट है ब्लैक का ऑपोजिट और व्हाइट को बोला गया है कि वो येलो है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? येलो होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से. यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड. अब देखो, रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिसर्च के अंदर. तो यहां बोला गया है कि रेफरेंसिंग हम करते हैं ताकि हम क्रेडिट दे सके. रेफरेंसिंग वाइटल होता है प्लेजरिज्म को चेक करने में. तो कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है? असर्शन, रीजन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन है. मेन टॉपिक्स ही कर रहे हैं हम, मेन टॉपिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, चले मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा. एवरीवन इन द कमेंट्स. मेन टॉपिक्स ही कर रहे हैं हम, मेन टॉपिक्स के. ओके, चले. सो विच वन इज राइट? सबने बोला है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. चले देखते हैं करेक्ट क्या है. आंसर होगा बी हमारा करेक्ट, विच इज ओनली 7% स्टूडेंट्स करेक्ट है. अभी देखो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन फिर हम क्या होते हैं, हम भागने लग जाते हैं कि अच्छा दोनों सही है, ए आंसर कर दो. जब भी असर्शन रीजन आए, दोनों स्टेटमेंट अगर सही हो तो फिर बिकॉज लगाओ. रेफरेंसिंग हम करते हैं क्रेडिट देने के लिए. रेफरेंसिंग का एम है चेक करना प्लेजरिज्म, अवॉइड करना प्लेजरिज्म. ठीक है, तो रेफरेंसिंग हम करते हैं क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि रेफरेंसिंग का काम है प्लेजरिज्म चेक करना. ये स्टेटमेंट लॉजिकल नहीं है. क्रेडिट देने के लिए ऑथर्स को उसके बाद होना चाहिए क्यों क्रेडिट दे रहे हो. क्रेडिट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके काम को हमने यूज किया है. तो अगर आपसे ये लिखा होता रीजन स्टेटमेंट में कि आपने उनके काम को यूज किया है, तब वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनता. यहां पर है रेफरेंसिंग हम देते हैं क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि रेफरेंस का काम है प्लेजरिज्म चेक करना. सो दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. बात समझ में आई? तो इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमसे गलती जरूर हो जाती है कि हम ऑल को आंसर कर देते हैं या सब को बोलते हैं कि हाँ भाई दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी. तो हमेशा अगर दोनों सही है तो बिकॉज लगा के साथ में पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन लॉजिकल है या नहीं. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम.
रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी के बारे में दो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा केयरफुली आंसर करना है एवरीवन। हाँ जी एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास और टॉपिक से रिलेटेड आंसर करें जल्दी से मुझे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ए, बी, एस, सी या डी? Reference list and bibliography are two different things in the format and style of referencing. Reference list sources देता है और bibliography सारे materials को cite करता है. So what is the correct answer? सो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर होगा ए। आई कैन सी काफी लोग कंफ्यूज हो गए हो एंड बहुत से लोगों ने आंसर दिया है डी होगा या कुछ और होगा, बट इसका आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्ट। अब देखो, जो रेफरेंस होता है और बिब्लियोग्राफी होता है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी की मैं बात करूं तो रेफरेंस के अंदर हम सिर्फ उन सोर्सेस को लिखते हैं जो हमने यूज किया है, जबकि बिब्लियोग्राफी में हम उन सोर्सेस को मेंशन करते हैं जो मैंने यूज किया हो या मैंने पढ़ा हो। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं उस काम को यूज करूं तभी मैं लिखूंगी, अगर मैंने वो काम को पढ़ा है तब भी मैं लिख दूंगी, बट रेफरेंस बोलता है सिर्फ उन्हीं सोर्सेस को लिखो जो एक्चुअली आपकी रिसर्च के अंदर यूज हुए हैं। राइट, तो ये दो अलग अलग चीज है बिल्कुल। रेफरेंस के अंदर वो सोर्सेज ही जाते हैं जो आपने अपने काम के अंदर साइट किया है, लेकिन बिब्लियोग्राफी में सारे सोर्सेज जाएंगे चाहे साइट हुए हो या नहीं हुए हो। तो दिस इज करेक्ट। अब बिकॉज लगा के देखो, ये बोल रहे हैं ये दोनों अलग हैं, और क्यों अलग हैं ये भी बता दिया गया है आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही एंड एक्सप्लेनेशन भी सही। ठीक है, बिब्लियोग्राफी हम लिखते हैं शिकागो के अंदर। ठीक है, आपके तीन अलग अलग रेफरेंसिंग फॉर्मेट है, एपीए, एमएलए एंड शिकागो। एपीए में रेफरेंसेस जाता है, शिकागो में जाता है आपका बिब्लियोग्राफी, और जो एमएलए होता है उसमें हम वर्क साइटेड लिखते हैं। सो बोथ आर डिफरेंट एंड एक्सप्लेनेशन भी आपका ये वाला सही है। ठीक है, चल अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ यहां पर। एंड थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यस, बिकॉज लगा के जस्टिफाई नहीं हो रहा, तब कैसे जस्टिफाई होगा? ये बोल रहे हैं दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि रेफरेंस के अंदर ये सिर्फ ये आता है, सिर्फ वही आता है जो आपने यूज किया है, बिब्लियोग्राफी उससे अलग होता है, तो दोनों अलग है। एक्सप्लेनेशन जस्टिफाई तो हो रहा है, फिर से पढ़ो। ठीक है, चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बोल रहे हैं null hypothesis looks plausible for which of the following p values of the test of significance। तो null hypothesis किस केस में हमारी प्लॉसिबल है, मतलब p वैल्यू की अगर मैं बात करूं उससे कंपैरिजन करना है तो किस केस में हमारी null hypothesis प्लॉसिबल होगी। सो इस तरह का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको 5 मिनट शो वाले सीरीज में कराया था। डन। सो हाँ जी, पोल तो हो गया है स्टॉप, बट आई हैव सीन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सिर्फ 1% स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है। प्लॉसिबल इज एक्चुअली जो आपको रीजनेबल लगे। अब अगर मुझे नल हाइपोथेसिस रीजनेबल लग रही है, दैट मीन्स मैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रही हूं। नल हाइपोथेसिस किस केस में एक्सेप्ट होती है? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, अब जब नल हाइपोथेसिस की मैं बात करूंगी तो वो रिजेक्ट होती है जब आपकी पी वैल्यू क्या हो, छोटी हो, लेस हो। और एक्सेप्ट कब होती है? बड़े के केस में, जब आपकी पी वैल्यू क्या हो,
बड़ी हो, ठीक है। रीजनेबल लग रही है मुझे, अगर मुझे रीजनेबल लग रही है तो अब आप यहां पर देखो कि मेरा आंसर क्या होगा। सबसे पहले 43%, 43% मतलब 43/100, 0.43 है ना। अच्छा अब इसको देखो 0.27, ये ऑलरेडी पॉइंट में है, 3% को करेंगे तो आंसर क्या होगा 0.03, 4.3 ऑफ 1%, मतलब 1% का 0.43, ठीक है। तो ये होगा 0.01 इंटू 0.43, तो ये आंसर क्या होगा 0.0043, ठीक है। ये चार वैल्यूज हो गई। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फिर से उसको फेयर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है आपका 0.43, दूसरा है 0.27, नेक्स्ट है 0.03 एंड लास्ट वाला है 0.0043। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करोगे जब पी वैल्यू बड़ी होगी, रिजेक्ट कब होती है छोटा होगा। तो इन चारों में से जो दो सबसे छोटी है उसको एलिमिनेट कर दो, एक्सेप्ट इन केसेस में कर लोगे, आंसर आ गया। प्लॉसिबल कब होगा ए एंड बी। वो दूसरी चीज है, कंप्यूटेड और क्रिटिकल वाला ना ट्रेडिशनल मेथड होता है, पी वैल्यू मेथड अलग है। तो पी वैल्यू मेथड से हम करेंगे, यहां पर सिंपली है जब छोटा होगा लेस होता है तब हम रिजेक्ट कर देते हैं, और एक्सेप्ट कब करते हैं ग्रेटर वाले केस में। चार में से जो दो बड़ी वैल्यू है उसको चुन लोगे एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ गया समझ में, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर है, ग्रेट। बड़ी कैसे होगी, चारों में से कंपेयर करोगे, चारों में से जो दो बड़ी है वो आपका एक्सेप्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस अलग है, सिग्निफिकेंस का कॉन्सेप्ट अभी हम यहां पर देखो, सिग्निफिकेंस होता है सिंपली परसेंटेज ऑफ टाइप 1 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है परसेंटेज ऑफ टाइप 1 एरर। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट होता है जब हम नल को रिजेक्ट करेंगे। तो काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको इसमें पी वैल्यू वाले जो मैंने 5 मिनट का शो लिया था, न्यूमेरिकल क्लास ली थी, उसमें मैंने पढ़ाया था, तो आप उसको एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे हैं हम ETAL का इस्तेमाल क्यों करते हैं रिसर्च में, और ETL का मतलब के साथ साथ वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। अब दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पर आपसे पूछा है लैंग्वेज कौन सी है और उसका मतलब कौन सा है, ठीक है। जिसको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है ना, आप प्लीज वो 5 मिनट शो वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने एक्सक्लूसिवली यही टॉपिक पढ़ाया है 5-6 मिनट्स के अंदर। यस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। मैं देख रही थी काफी लोग सी आंसर कर रहे थे, भाई इटालियन नहीं होगा। ये बताओ, ज्यादातर लैंग्वेज तो या तो लैटिन से ही ली जाती है, थोड़ा सा अपना थोड़ा मगर एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाएंगे, इटालियन भाषा नहीं, बट हम लैटिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ये जो ETL वर्ड है ये लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है एंड अदर। तो जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑथर्स होते हैं, जैसे 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर हैं, तो हम फ्रेज यूज करते हैं विच इज ETAL, जिसका मतलब होता है कि हम एक ऑथर का नाम लिख के आगे ETAL लगाएंगे। पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे और भी ऑथर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा ETAL के अलावा जो आप OP CIT यूज करते हो, LOC CIT यूज करते हो रिसर्च की रिपोर्ट में, ये भी क्या है, ये भी लैटिन टर्म्स हैं, ये भी लैटिन टर्म्स हैं, इसको याद रखोगे, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है अच्छा है, लेकिन सीखते चलो। ये एक बार गलती हो जाए तो दोबारा नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड पोजेस अ 0 पॉइंट या कैरेक्टर ऑफ ओरिजिन, तो ये कौन सा होगा हमारा, कौन सी स्केल होगी। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि रिसर्च अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज ये आपका UGC नेट का सर्टिफिकेट PhD के स्कोर के लिए भी वैलिड होगा, मतलब PhD एंट्रेंस के लिए भी वैलिड होगा। तो रिसर्च मुश्किल आने वाला है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
Yes, the correct answer for this question will be option number A, which majority has given, right? देखो आपकी चार स्केल होती है, which is NOIR, NOIR। नॉमिनल स्केल में सिर्फ नाम होता है, ऑर्डिनल स्केल में नाम के साथ साथ ऑर्डर भी होता है, इंटरवल स्केल में नाम, ऑर्डर और इंटरवल तीनों होता है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, आर्बिट्ररी स्टार्टिंग पॉइंट होता है इंटरवल स्केल में। और जो फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट की बात हुई है ये रेशियो स्केल में होता है। यहाँ पे हमारा फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट के साथ साथ नेम, ऑर्डर, इंटरवल सब होता है, ठीक है। सो ये हमारे स्केल दिया किसने था, स्टीवेंस ने दिया था, एंड ये इसके चार प्रॉपर्टीज होंगे। चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं रिसर्च से, एंड आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो अब एक चीज और, अगेन आई विल से कि भाई रिसर्च एप्टीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट अब आपका हो गया है, इसलिए रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है, ठीक है। चले अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी जल्दी से पढ़ें और बताएं। कोई बात नहीं। देखो गलत हो रहा है कोई बात नहीं क्वेश्चन, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। आई विल अगेन से दिस, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहली स्टेटमेंट सही है बट दूसरी गलत है। वेरी गुड। सो पहले यहां देखो, रिसर्च जो हाइपोथेसिस होती है ये एक स्टेटमेंट होती है जो रिलेशन बताती है। तो दो तरह की हाइपोथेसिस होती है हमारी, एक नल और एक रिसर्च। रिसर्च हाइपोथेसिस बोलती है कि रिलेशन है, नल बोलती है कि रिलेशन नहीं है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ट एस्टिमेट होता है, ऐसा नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी में ना रिसर्चर हर किसी को इक्वल चांस नहीं देता है। यहां रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है। अब जब हम अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे रिसर्च कर रहे होते हैं, दैट मींस वी आर नॉट गिविंग इक्वल चांस। और जब हम इक्वल चांस नहीं दे रहे होते तो क्या होता है, बेस्ट एस्टिमेट नहीं होता है। लेकिन अगर हमने इक्वल चांस दिया होता तो वो क्या होता, बेस्ट एस्टिमेट होता, ठीक है। तो आंसर यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी होता नॉन प्रोबेबिलिटी की जगह, तो आपका आंसर करेक्ट होता, ठीक है। मतलब दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट होती। चले अभी अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स। यहां पर नल हाइपोथेसिस के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कौन सा आपका करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन है और बेसिक्स है, मतलब आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी प्रभा, नोटेड, श्योरली विल ट्राई टू डू दैट। यस, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 70% स्टूडेंट्स आर करेक्ट। रिसर्च में जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं तो हम ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं, या जिसको हम रिसर्च भी बोलते हैं, दिस इज राइट। नल रिजेक्ट होगी तो ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होती है, नल एक्सेप्ट हुई तो ऑल्टरनेट रिजेक्ट होगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही दी है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि जब नल को रिजेक्ट करते हो तो चांस फॉर कमिटिंग बीटा एरर होता है, विच इज रॉन्ग। जब हम नल को रिजेक्ट करते हैं तो दिस इज अ टाइप 1 एरर। ये हमारा टाइप 1 एरर होता है जब नल को रिजेक्ट करते हो, और टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर के नाम से जानते हैं। तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट में आपको लिखा हुआ है बीटा, अगर बीटा की जगह अल्फा होता तब सही होता। तो देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। यस, अल्फा होगा बिल्कुल। चले, सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। वुमेन्स आर बेटर देन मेन, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेट है, या आप बोल नहीं सकते, या दोनों ही है।
यस, वुमेन आर बेटर देन मेन, तो ये ऑल्टरनेट है या नल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ऑप्शन नंबर बी। 87% स्टूडेंट्स करेक्ट। अच्छा, जिसको अभी नहीं क्लियर है या कंफ्यूजन है, तो देखो नल हमेशा इक्वल की बात करता है। नल हमेशा बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप नल हमेशा जब भी देखोगे तो नल बोलेगा इक्वल है। जैसे आपको बोलेगा कि वुमेन और मैन बेटर है, मतलब वुमेन और मैन इक्वल इन परफॉर्मेंस है, तो वो नल है। जबकि ऑल्टरनेट ना ज्यादा कम या रिलेशन की बात करता है, तो वो या तो बोलेगा ज्यादा है या कम है या नॉट इक्वल्स है। तो यहां जैसे बोला गया है कि वुमेन बेटर है, या बोला जाता कि वुमेन और मेन में डिफरेंस है परफॉर्मेंस में, तब भी क्या होता हमारा ऑल्टरनेट होता। तो हमेशा रिलेशन की बात कौन सी हाइपोथेसिस करेगी? ऑल्टरनेट करेगी, ठीक है। यस, नल हमेशा क्या बोलेगा? इक्वल की बात करेगा। ऑल्टरनेट या तो नॉट इक्वल की या ग्रेटर या लेस की बात करता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी स्केल्स, एंड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। So the correct answer for this question is option number D. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ 42% स्टूडेंट्स ने आंसर किया। क्यों? दोनों ही स्टेटमेंट तो गलत है। नॉमिनल स्केल रैंकिंग के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ यहाँ पर हम नाम देते हैं जिसको आप बोलते हो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल रैंकिंग के लिए ही होती है ओनली, नॉट फॉर कैरेक्टराइजिंग। ये तो गलत है ना। ऑर्डिनल स्केल जब आप ऊपर बढ़ते हो, नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल में आते हो, तो यहां नाम भी दोगे एंड रैंक भी होती है। दैट मीन्स यहां पर नेमिंग, दैट इज कैरेक्टराइजिंग एज वेल एज रैंकिंग, दोनों होता है। सो देयरफॉर जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी गलत है एंड सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो हम बोलेंगे कौन सी सही है? कोई भी नहीं। बात समझ में आई? इंटरचेंज भी नहीं था, दोनों ही स्टेटमेंट गलत लिखे हुए थे। क्योंकि अगर यहां आप देखो इसको नॉमिनल मान रहे हो, तो ये तो बोल रहे हैं ना कैरेक्टराइजिंग होता ही नहीं है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट इंटरचेंज, इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, चले। सो आपकी नॉमिनल स्केल सिर्फ कैरेक्टराइजिंग के लिए होती है, जैसे हमने ये कर लिया। ऑर्डिनल में कैरेक्टराइजिंग के साथ साथ रैंकिंग होती है, जैसे नाम भी तो दे रहे हो और रैंक भी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दी आंसर वाज, कि दोनों ही गलत है। चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बोल रहा है सैम्पलिंग में लॉटरी जो मेथड यूज करते हो वो किस लिए होता है? इसका आंसर तो आई थिंक सबको सब ही करेक्ट करेंगे। सैम्पलिंग के अंदर लॉटरी मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। लॉटरी इज योर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड इसको हम यूज करते हैं फॉर रैंडमाइजेशन। वेरी गुड, 100% ग्रेट। देखो लॉटरी होता है आपका क्या? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में रैंडम सिलेक्शन होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में कैसे सिलेक्शन होता है? रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे सिलेक्शन करता है। तो कंसेप्चुलाइजेशन, थ्योराइजेशन या इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। हमारा रिसर्चर जो है वो जब थीसिस लिख रहा है तो वो उसने रैशनल नहीं दिया कि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो भी यूज कर रहा है वो क्यों यूज कर रहा है। रैशनल होता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ये कौन सा एरर है रिसर्चर के पार्ट पे? ये कौन सी चूक कहलाएगी रिसर्चर के पार्ट पे? यस, सो एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ पर हम चारों एरर्स के बारे में जानेंगे आफ्टर दिस क्वेश्चन। So, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ 5% लोगों ने ही करेक्ट किया है। ये एरर ऑफ ओमिशन है, इसने नहीं दिया। एरर ऑफ ओमिशन होता है कोई चीज ओमिट हमने कर दी। ओमिट मतलब हमने नहीं इंक्लूड करी।
एथिकल मिसकंडक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा ना। एथिकल मिसकंडक्ट होता है चोरी करना, झूठ बोलना, तो जो अनएथिकल चीजें हों, अनएथिकल चीजें मतलब हम गलत कर रहे हैं, वो नैतिक नहीं है। अब इस बच्चे से या इस रिसर्चर से क्या गलती हो गई है कि वो ये नहीं बता, उसने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि मैं ये टेक्निक क्यों यूज कर रहा हूँ। तो उसने कोई चोरी, कोई ऐसा कर सकते हो कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, तो दिस इज नॉट अनएथिकल, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन भी नहीं है। कमीशन होता है जब मैं कोई चीज गलती से कर दूं, मतलब मैंने कुछ करना था, मैं कुछ कर दूं, मैंने सोचा था मैं जी टेस्ट लगाऊंगी, बट मैंने क्या किया, टी टेस्ट लगा दिया गलती से, तो ये कमीशन एरर है। जब आप कोई चीज कर देते हो बट यहां तो नहीं किया, तो दैट इज ओमिशन एरर। एंड लास्ट है आपका टेक्निकल लैप्स। टेक्निकल लैप्स होता है जब मैं जो फॉर्मेट है रिसर्च का वो सही ढंग से ना लिखूं, जैसे मैं एपीए में लिखना था एमएलए में लिख दे रही हूं। तो जो टेक्निकल चीजें होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिखना एक टेक्निकल वर्क है जहां पर वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट, अगर हम उसमें गलती करते हैं तो दैट इज नोन एज अ टेक्निकल लैप्स, ठीक है। नहीं, एरर ऑफ कमीशन होता है जब आप कोई चीज कर दो, ओमिशन होता है जब आप कोई चीज नहीं करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बस थोड़ा सा यहां पर है कि ओमिशन मतलब कोई चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए, जैसे इस रिसर्चर ने नहीं लिखा। अगर कमीशन की बात करूं तो मैं कुछ गलत कर दूं, जैसे ये करना था ये कर दिया, या वाइसी वर्सा, तो वो कमीशन एरर होता है, ठीक है। ये कहां लिखा हुआ है कि जानबूझकर नहीं दिया, बस यहां पर लिखा है कि उसने नहीं दिया, रैशनल, ठीक है। जानबूझ के नहीं देना, वो एक्चुअली एथिक्स आपकी अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप एथिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो दैट इज डिफरेंट थिंग। एंड एथिक्स के अंदर फॉर्मेट की बात ही नहीं होती है। एथिक्स के अंदर बात ही नहीं होती है कि आप ये चीज नहीं लिखो। एथिक्स के अंदर बात होती है कि वो चीज जो गलत है और आप रिसर्च के अंदर कर रहे हो, तो एथिक्स उसकी बात करता है। तो ये बिल्कुल भी एथिक्स का रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कमीशन तब होता जब मैं कोई चीज करती, मैंने कोई नहीं किया काम, तो दैट इज ओमिशन, ओके। बस चले, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च टॉपिक डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। मेरी रिसर्च की टॉपिक कितनी ओरिजिनल है, ये किन कारकों पे निर्भर करेगी। यस, हिंदी में ट्रांसलेशन, अच्छा हिंदी अगर कुछ उल्टा हुआ भी होगा तो मैंने आपको इंग्लिश समझा दिया है, होपफुली अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला मुझे क्वेश्चन बताओ कि जो आपकी रिसर्च की टॉपिक है उसकी ओरिजिनलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। यस, तो जो मैंने आंसर देखा है सब लोग कर रहे हो या तो बी या डी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों होगा समझते हैं पहले। 82% स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। अब हमारी ओरिजिनलिटी डिपेंड करती है मेरी टॉपिक का यूनिकनेस, और इसके साथ साथ हमारी टॉपिक के यूनिकनेस के अलावा वो यूटिलिटी है या नहीं है। मतलब ऐसी टॉपिक पे रिसर्च मत कर दो जो किसी काम की नहीं है, तो इट हैज टू बी यूटिलिटेरियन एज वेल। फिर नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, अगर हम बात करें कि सुपरविजन की जरूरत नहीं है, मैं अपने से कर लूंगा, तो दैट डजंट मेक्स योर रिसर्च टॉपिक यूनिक। आपको जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको करना है अंडर द सपोर्ट और अंडर द सुपरविजन ऑफ द गाइड या सीनियर। फिजिबिलिटी है, सपोर्ट सिस्टम मतलब डेटा वगैरह मिल जाएगा क्या, डेटा अवेलेबल है क्या, तभी रिसर्च करोगे। वैसी टॉपिक आप नहीं लोगे कि आपने रिसर्च तो करना शुरू कर दिया बट यू डोंट हैव डेटा, ठीक है। आपने रिसर्च तो करना शुरू कर दिया लेकिन इसके ऊपर आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारी तब भी रिसर्च नहीं हो पाएगी। तो रिसर्च की जो ओरिजिनलिटी है इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी टॉपिक यूनिक हो, सपोर्ट अवेलेबल हो, दैट मीन्स डेटा वगैरह आपको आसानी से मिल जाए, आप सुपरवाइजर के अंडर उस काम को करोगे, एज वेल एज आपका feasible and utilitarian dimension होना चाहिए। सो दिस इज द सोल्यूशन। इसको एक बार पढ़ लो एंड मुझसे पूछो इफ यू हैव एनी डाउट इन इट। लैंग्वेज टफ है, देखो क्वेश्चन आपके ये मैं जो लेके आई हूं ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करके अपने सेशन में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराती हूँ। अब इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो वी हैव टू प्रैक्टिस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ओनली, है ना। तो आप जब इसको कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आई कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन इन माय सेशन। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी रिसर्च कौन कौन से, सॉरी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन से रिसर्च के अंदर आप यूज करोगे। सो यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो मेथड है वो कौन कौन सी रिसर्च के अंदर हमारे जाएंगे।
हाँ जी। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसमें यूज करोगे। अब यहाँ पर एक बात है कि जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं ना, तो हम करते हैं उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ। एंड मैंने आपको याद कराया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन कौन सी होती है। ठीक है, सी सीड्स। सी मतलब कोरिलेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव। राइट, एलिमिनेट कर लो आप यहां से। सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल होगा, कोरिलेशनल होगा। फिनोमिनोलॉजी और एक्शन रिसर्च नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी यूज होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ, जो कि ये है। राइट, आपकी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, अगर मुझसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेरी कौन सी होगी, ये सी सीड को एलिमिनेट कर देना। जब आप इसको एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज आपका कोरिलेशन। फिर उसके बाद क्या है, आपका कोरिलेशन है, फिर आपका सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव। ए, बी एंड ई। हाँ, तो यहां दोनों ऑप्शन सही होंगे, दोनों ऑप्शन सही होंगे, दैट इज ए और बी दोनों सही होगा। कोई बात नहीं, इसका हम पोल कंसिडर नहीं करते। मुझे बताओ, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आ गया है सबको अच्छे से समझ में। मूक्स का प्रोपाउंडर इज डेव कॉर्मियर ओनली, कॉर्नियर नहीं, कॉर्मियर है। कहीं और आपने पढ़ा है, जो भी लिखा है दैट इज इनकरेक्ट। आप गूगल पे जाओ वापस से और उसको एक बार सर्च कर सकते हो। इसके अलावा या तो आप चाहो तो मैं आपको टैग कर दूंगी, मैं आपको रेफर कर दूंगी वो सारे बुक्स, टेलीग्राम पे आ जाना, तो यू विल गेट टू नो कि भाई ये डेव कॉर्मियर ने ही दिया है। बाकी आपने कहीं कुछ और पढ़ा है तो दैट इज इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीटली इनकरेक्ट। ठीक, आगे बात यहां पर समझ में सबको। यस, क्वेश्चन सिंपल इतना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो कौन कौन सी रिसर्च के अंदर आप यूज करोगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो आप करते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम जो करते हैं वो करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है 5 टाइप्स की, वो याद रखने का एक्रोनिम है सी टाइप की सीड। सी टाइप की सीड मतलब कोरिलेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, हो गया। डोंट रेफर टू द गाइड्स। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि गाइड्स कम रेफर करनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है तो देख लो, बट फिर भी उसके अंदर जो चीजें लिखी होती है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसमें थोड़ा सा वैलिडिटी इश्यूज होते हैं। तो रिफर इट टू रिफर, अगर आप कर रहे हो गाइड को तो रिफर इट एट योर ओन रिस्क। इसके अलावा अगर मैं आपको बोल रही हूँ डेव कॉर्मियर होगा, तो आप इसको फिर अलग अलग सोर्सेज से जाके चेक कर सकते हो। मूक के ऊपर आपको जो आर्टिकल मिल जाएगा वो आप चेक कर सकते हो। यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि किसने दिया था, कब दिया था। चले हम टॉपिक पे आते हैं, विल नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दी हैं और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस पोल। बस करते हैं दोबारा से हम पोल इस क्वेश्चन के लिए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 14। टेलीग्राम गुलशन अख्तर पेपर 1, गुलशन अख्तर पेपर 1 से सर्च कर लेना। ठीक है, यस, बहुत सारे टॉपिक्स अभी लाइंड अप हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड गाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी एंड 84% स्टूडेंट्स करेक्ट, वेरी गुड। Probability sampling allows you to draw the conclusion only about the specific subject of research। अब भाई जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसी के ऊपर आप कंक्लूजन बनाओगे। सैम्पलिंग हम करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर ही सैंपल निकाल के और एक क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे होते, तो बात सही है। दूसरी स्टेटमेंट आप देखो, यहां पर क्या बोला गया है आपको कि probability sampling is based on the fact that every member of population has known an equal chance of getting selected। कि यहां पर क्या होता है हमारा, यहां पर हमारा क्या होता है, एक मिनट, मैंने ये बोला ना, it allows you to draw specific subject of research। ये करेक्ट भी हो सकती है, एक टर्म्स में इनकरेक्ट भी हो सकती है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, सो यहां बोला है कि आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे ही
सो ना ये जनरलाइज से रिलेटेड बोला है, इसका आंसर होगा बिल्कुल बी। अभी बी क्यों होगा मैं आपको इस पे आती हूं। ये वाला देखो रैंडम सिलेक्शन होता है, बिल्कुल इक्वल चांस होता है, बिल्कुल। अब एक चीज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहां करते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है जनरलाइजेशन, ठीक है। अब जनरलाइजेशन मतलब है कि हम ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन बना सकते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर सैंपल के ऊपर ही हम कंक्लूजन नहीं बनाएंगे, बट जो हमें सैंपल से रिजल्ट मिल रहा है वी कैन अप्लाई इट टू द होल पॉपुलेशन। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इस टर्म्स में ये इनकरेक्ट है कि अलाउज कंक्लूजन ओनली अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक ग्रुप, तो नो, वी कैन जनरलाइज फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशन, ठीक है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में होता है क्वालिटेटिव रिसर्च हम यूज करते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च आपको देता है कंटेक्सचुअल जनरलाइजेशन, दैट मीन्स उसी ग्रुप के लिए वैलिड है कंक्लूजन, हर किसी के लिए वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, प्रोबेबिलिटी जनरलाइज करने में हेल्प करता है, राइट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी, लेकिन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई डाउट मुझसे पूछ लो एक बार, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीवन? ओके, क्लियर, राइट। चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स? प्राथमिक स्रोत के आपको उदाहरण बताने हैं मुझको। सो वेरी इजी क्वेश्चन, एलिमिनेशन से हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है जनरलाइजेशन से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेशन होता है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। चले, कौन सा आपका सोर्स प्राइमरी है? सो आई कैन सी मेजॉरिटी गिविंग मी, मेजॉरिटी पीपल गिविंग मी आंसर नंबर डी, जो कि करेक्ट है। एलिमिनेशन हम यूज करेंगे, 96% स्टूडेंट्स करेक्ट है। एलिमिनेशन करेंगे तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वे, ये तो प्राइमरी नहीं है, ठीक है। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम साइंटिफिक पब्लिकेशन प्राइमरी नहीं है, तो बाकी हमारे क्या है, प्राइमरी है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्चर ने डिवाइड की पॉपुलेशन को इनटू पीजी ग्रेजुएट्स एंड 10+2 स्टूडेंट, फिर उसके बाद रैंडम डिजिट्स का यूज करके, डिजिट टेबल का यूज करके वो हर ग्रुप में से कुछ कुछ आइटम्स को ले रहा है। तो ये कौन सी हमारी सैम्पलिंग मेथड है? Right. So the correct answer for this question will be stratified random sampling. 96% स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। रिसर्चर ने पॉपुलेशन को डिवाइड किया पहले ग्रुप्स में, तो जब भी स्ट्रैटिफाइड होता है ना, ये हम पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद आप हर ग्रुप में से कुछ कुछ को लेते हो। सो ईच मतलब सम फ्रॉम ईच ग्रुप। अब एक चीज और होती है, अगर यहां पर बोला होता कि रिसर्चर ने पॉपुलेशन को डिवाइड किया इनटू ग्रुप्स, फिर वो किसी एक ग्रुप को लेके स्टडी कर रहा है, मतलब मान लो उसने ये ग्रुप को लिया और सिर्फ इसी ग्रुप की स्टडी कर रहा है, उसने हर ग्रुप में से कुछ कुछ को नहीं लिया, तो ये क्या बन जाता? एनीवन? तब ये क्या बन जाता? मैं हर ग्रुप में से कुछ कुछ को ले रही हूं, दैट इज स्ट्रैटिफाइड। लेकिन मैं जब किसी एक ग्रुप को उठा ले रही हूं ना, उसकी स्टडी कर रही हूं, तो दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। क्लस्टर सैम्पलिंग होता, ठीक है। यस, राइट राइट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर of the following components which are interrelated in research। तो बेसिकली यहां स्टेप्स ऑफ रिसर्च का आपको ऑर्डर पहचानना है। एक ए इनकम्प्लीट है ना, अगर सिर्फ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग दिया है तो वो गलत लिखा है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग उसका पूरा नाम होता है, ठीक। चले, करेक्ट ऑर्डर आपको पहचानना है।
सो एवरीवन इज सेइंग सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो आंसर है वो है बी। क्यों होगा बी? ठीक है, 7% लोगों ने आंसर किया है बी। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखो कि हमने ऑब्जर्वेशन लिखा है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? डेटा कलेक्शन होता है। ऑब्जर्वेशन कब करते हो? डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम जाता है। ठीक, अभी मैंने आपको बी बताया कि सी बताया? बी बोला ना मैंने, तो बी तो नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन से पहले तो हाइपोथेसिस जाएगी, डेटा कलेक्शन, तो इट हैज टू बी। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ, हाइपोथेसिस बनाई। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुझे समझना पड़ेगा, तो जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। मेथड्स एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम, क्या? डेटा वगैरह। ठीक है, चलो। डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरीज, ठीक है। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स, हाइपोथेसिस मेकिंग, ऑब्जर्वेशन। तो ये एक्चुअली ना, ये आपको बोला नहीं है, लेकिन यहाँ क्वालिटेटिव रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स को पूछ रहा है। तो अभी हम एक बार देख लेते हैं। जो हमने देखा है कि ये डेटा कलेक्शन होता है, तो सबसे पहले तो हमारी हाइपोथेसिस जानी चाहिए। हाइपोथेसिस चली गई, फिर उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स आपके बनेंगे, मतलब आप पैटर्न बनाओगे। पैटर्न बनाने के बाद आप कॉन्सिक्वेंस को डिड्यूस करोगे, और इससे पहले हाइपोथेसिस के बाद आपकी डिजाइन जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, इसका सीक्वेंस मुझे सही नहीं लग रहा है। एक बार लेट्स अंडरस्टैंड। हाइपोथेसिस बनेगी, फिर डिजाइन बनाओगे, फिर डिजाइन बनाने के बाद आप क्या करोगे? आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करके फिर आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे, एंड देन आपकी जो थ्योरी है उसको आप प्रूव करोगे, या आप क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे। तो होना क्या चाहिए यहां पर हमारा होना चाहिए सबसे पहले, यहां पर होना चाहिए सबसे पहला आपका हाइपोथेसिस। फिर इसके बाद होना चाहिए मेथड एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन देम। क्या चीज? जो आपने डिजाइन बनाना है, डिजाइन के टाइम पे आप पूरा प्लान बनाओगे कि ये हाइपोथेसिस कैसे मैं प्रूव करूंगी। फिर आपका होगा डेटा कलेक्शन, फिर होगा आपका कॉन्सेप्ट्स बनाया, एंड ये होगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट सीक्वेंस ये होना चाहिए। टेल मी आर यू क्लियर? सी होना चाहिए। अब हम एक बार देख लेते हैं। सी भी गलत होगा, क्योंकि 2 के बाद 5 होगा। 2 के बाद 5 होना चाहिए, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद वी विल बी टेकिंग 5 and 4, 3 and 4, 3 and 4। आ रही है बात समझ में? सी भी नहीं होगा। इसका जो सीक्वेंस है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है पहले हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर डिजाइन, फिर डेटा, फिर कॉन्सेप्ट और फिर थ्योरी, प्रूव या रिजेक्ट करते हो। तो इसका आंसर सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये सीक्वेंस होगा जो कि मैंने आपको बताया। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अगर लग रहा है कोई डाउट है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यस, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, एग्जैक्टली। तो सीक्वेंस ये होगा जो मैंने लिखा है, एक बार आप इसको लिख भी सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करना। ठीक है, यूट्यूब की क्लास मेरी होती है, यूट्यूब की मेरी क्लास होती है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे दिन के 12 बजे। लेकिन इसके अलावा भी वी कीप ऑन पोस्टिंग डिफरेंट वीडियोस, शॉर्ट्स, जिससे कि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता रहे। चले, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि काइंड ऑफ नंबर जो रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, अमाउंट, लेकिन यहां पर काइंड्स आते हैं। सो इज इट नॉमिनल, ऑर्डिनल, प्राइम या एब्सोल्यूट? रिसर्च एप्टीट्यूड की बेसिक मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं सेशन, आहुति, एक बार आप उस सेशन को देखना, बेसिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके अलावा भी कई सारे सेशंस अभी आपके हो चुके हैं इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, रिसर्च के ऊपर। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉमिनल। वो आपके नंबर्स जो कैटेगरीज को सिर्फ बताते हैं या काइंड्स को बताते हैं, इसमें नंबर्स नहीं डाल सकते, तो ये होगा आपका नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल में ही सिर्फ नाम जाता है, सिर्फ नाम की बात हुई है, ऑर्डिनल आएगा नहीं, क्योंकि ऑर्डिनल के अंदर रैंक भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंस इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? अगर हम एम्पिरिकल की बात करें तो सोशल रिसर्च में किसके साथ वो जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है?
बिल्कुल बिल्कुल, वी विल बी डूइंग एवरीथिंग पेपर वन से रिलेटेड। तो सब कुछ होगा, बस यू स्टे ट्यून्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पॉजिटिविज्म। राइट, जो आपकी एम्पिरिकल होती है कि हम जो चीज देखेंगे वही मानेंगे, तो ये पॉजिटिविज्म ने ही बोला था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी कंप्लीटली साइंटिफिक है। वो बोलता है साइंटिफिक नॉलेज को ही लेंगे, जो देख सकते हैं, जो डेटा कलेक्ट करके मिलेगा वही उसी को मानेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी पॉजिटिविज्म। अब फंडामेंटल रिसर्च से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में, आपको पढ़ना है फिर बताना है कि असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, या एक्सप्लेनेशन साथ साथ वो भी ठीक है। चले, सो इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? यहाँ पर मेजॉरिटी सी डी ए, मतलब मिक्स है हमारा रिस्पॉन्स, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 77% स्टूडेंट्स करेक्ट। ये भी इट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स, जैसे सॉफ्टवेयर, वैक्सीन, ड्रग्स। ये फोकस करता है डेवलपमेंट पे। यहाँ पर हमको थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है, हमको ज्ञान मिल जाता है जिसका यूज आगे चल के होता है। अलग अलग लोग इसका यूज करते हैं एंड वो क्या बनाते हैं फिर, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो गया, वैक्सीन हो गई, ड्रग। तो ये नई नॉलेज हमको देता है। हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं फॉर नॉलेज से। फंडामेंटल रिसर्च होती है ज्ञान के लिए। जब हम ज्ञान निकालते हैं किसी भी टॉपिक पे, हो सकता है जैसे मान लो मुझे किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई सॉफ्टवेयर है जो अच्छे से काम कर रहा है उसके बारे में मुझे और जानना है, या कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सही ढंग से काम कर रहा है, इसमें बहुत सारे फेलियर्स हैं, तो ये भी क्यों है, मैं एक इंक्यूजिटिव माइंड से जाके इंक्वायर कर सकती हूँ। एंड जब मैंने एक नॉलेज दे दी तो फिर ये आगे चल के काम आएगा इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में हम थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो एक नॉलेज हमने दी विच विल बी फर्दर यूटिलाइज्ड फॉर ऑल दीज वर्क। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ये है आपका एक्सप्लेनेशन। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। कुछ क्वेश्चंस और हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं एक थ्योरी सेशन लूंगी। मैंने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस डाले हैं, बट आई एम सीइंग कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। तो वी विल बी फर्स्ट डूइंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का क्लास, क्वालिटेटिव रिसर्च की थ्योरी क्लास, जो कि अगले हफ्ते आपको मिलेगी। ठीक, एंड देन वी विल डू मोर क्वेश्चंस। चले, अभी के लिए ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक, 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर नॉन बर्ड्स, सम नॉन बर्ड्स आर नॉट नॉन एनिमल्स, एंड सम बर्ड्स आर एनिमल। तो ये कॉन्सेप्ट होगा आपका वेन डायग्राम के थ्रू। ऐसे भी कर सकते हो, वेन डायग्राम बना लोगे और क्लियर हो जाओगे, पढ़ के समझ के मुझे इसका आंसर बताओगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चले, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ ऑल ऑफ यू। जाने से पहले हम एक बार लीडर बोर्ड देखेंगे कि लीड कौन कर रहा है क्लास को। सो वी हैव दिव्याश्री, वी हैव अक्षय, वी हैव प्रतंचा या प्रचंता, तो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, शिवानी, वी हैव जेनी, ज्योति, अर्चना, प्रिंस, अगेन वी हैव ज्योति, ऋतु, पूजा, प्रणय, माधुरी। ओ माय गॉड, वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स एंड ग्रेट। आज आपका स्कोर अच्छा है, बट कॉन्सेप्ट्स अभी उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उस पर हमें काम करना है। रिसर्च की बेसिक्स एंड रिसर्च की काफी थ्योरी क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं, तो आपका वीकेंड में काम यही रहेगा कि उन थ्योरी क्लासेस को देखो, एंड मैं और थ्योरी सेशंस आपके लिए लेके आऊंगी अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस in the coming week, and obviously till your exams we'll be doing that. चले, नॉट बैड, नॉट बैड, इट्स गुड। बस जो आपके वीक एरियाज हैं, आप सबने क्वेश्चंस इतने सारे किए, आपको आपके वीक एरियाज पता चल गए, तो अपने वीक एरियाज पे काम करो। ठीक है, जो लग रहा है कि नहीं यहां पर मैं फंस रही हूं, इस तरह के क्वेश्चंस कर ले रही हूं, तो उन पे ज्यादा मेहनत करना है। ठीक,
एज यूजुअल वी हैव सो मेनी लिस्ट, कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग। सो ये था हमारा आज का लीडर बोर्ड। प्लीज उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जरूर से फोकस करना जो आज आपने किया एंड आपसे वो गलत हुआ, उनको एक बार फिर से पढ़ के उनके नोट्स बना लेना एंड मेक श्योर कि ये गलती दोबारा हमसे नहीं हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।